नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अंतरिम जमानत नहीं है राहत देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। फैसले पर जहां आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताया है, वहीं बीजेपी ने कहा कि जमानत का मतलब अपराध मुक्त होना नहीं होता है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन केजरीवाल को यह राहत ईडी से जुड़े मामले में दी गई है और फिलहाल वे सीबीआई की हिरासत में हैं। ऐसे में उन्हें अभी जेल में रहना होगा और इससे पहले पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं और इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वे चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत को बदलाव कर सकती है। आपको बता दें कि केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। कस्टडी में भेजा गया था और गिरफ्तारी और कस्टडी को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और जिस पर सुनवाई हुई थी और फैसला सुनाया गया है। और अब केजरीवाल को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है। उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है, जिसमें उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है, इसलिए वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। और अब अरविंद केजरीवाल को राहत है और है भी नहीं, लेकिन जैसा कि हर फैसले के बाद राजनीतिक बयान आते हैं, सो वो भी आए हैं। और आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हथियारों का उपयोग कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं। जमानत का मतलब अपराध मुक्त होना नहीं होता है। सारा सच जनता के सामने जरूर आएगा। इसी पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो सुन लेते हैं। उन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया। उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक सील ऑफ अप्रूवल लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के गिल्टी हैं, दोषी हैं। कि ये गुमराह करने की बात है। आज कोई राहत माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नहीं मिली। हाँ, एक इशारा जरूर मिला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, वो ये कि जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी यानी जैसे केजरीवाल जी हो गए, वो एक अभियुक्त के तौर पर एक स्कैम में लिप्त होते हैं तो उनको त्यागपत्र देना चाहिए। पर क्या करें, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तो सत्ता के मुंह में मदमस्त है और दिल्ली की जनता उनकी इस जिद के कारण त्रस्त है। और किसी एक केस में अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराध मुक्त हो गए। शराब नीति में जो घोटाला, जो चोरी आम आदमी पार्टी ने की है, अरविंद केजरीवाल ने की है, उसमें वो दोषी हैं। इनके कई सारे नेता उस घोटाले में शामिल है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को तैयार रहना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं, उन्होंने इनका भी नाम लिया है कि विजय नायर जो शराब घोटाले में शामिल है, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो देखिए, शराब नीति मामले में जो भ्रष्टाचार का आरोप लगातार अरविंद केजरीवाल पर चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में तो राहत मिली है, जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, लेकिन अभी सीबीआई के मामले में, भ्रष्टाचार मामले में जो हिरासत में है, उस पर अभी कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रवीण सिलोनिया जी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही आम आदमी पार्टी से वैभव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है वैभव जी आपका भी स्वदेश न्यूज में। और सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता है गगन शर्मा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। गगन जी बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। पहले गगन जी आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी तो देखने को मिल रही है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, क्या कुछ उसके मायने हो जाते हैं? क्योंकि आगे कहा गया है कि जो बड़ी बेंच को मामला ट्रांसफर किया जा रहा है, बड़ी बेंच अगर चाहेगी तो इस मामले में जमानत भी रद्द कर सकती है। और साथ ही कहा कि 90 दिनों से जेल में है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो रिहा करने के निर्देश इसी वजह से उनको दिए जा रहे हैं। इस बात के क्या मायने हैं? और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि चुने हुए नेता हैं, उन्हें तय करना है कि सीएम रहना है या नहीं रहना है। इस बात के क्या मायने हैं? किस तरीके से आप मामले को देख रहे हैं गगन जी?
सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं राजनीतिक तथ्यों के आधार पर आपको कुछ नहीं बता रहा, मैं जी, आपको बता जी। रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाह रहा है। आप मेरे को सुन पा रहे हैं अच्छे से? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही। देखिए, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया के अंदर बेल एक राइट कंसीडर किया जाता है हम्म और पर्सन इज ऑलवेज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये एक बहुत पुरानी प्रोवर्ब है। हम्म तो केजरीवाल जी के ऊपर सारे के सारे जो आरोप हैं, आज की इंटरिम बेल से ये फैसला नहीं होता कि वो दोषी हैं या दोष मुक्त हैं। हम्म और दूसरा नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बड़ी साफ करी है क्योंकि वो चुने हुए चीफ मिनिस्टर हैं हम्म और अभी तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया कि वो चुने हुए नेता को फोर्स करे कि आप चीफ मिनिस्टर की पदवी से त्याग पत्र दे दें। जी तो ये फैसला उन्होंने मुख्यमंत्री पर छोड़ा है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, वो खुद फैसला लें। हाँ और साथ ही साथ ये मामला बड़े बेंच को फॉरवर्ड कर दिया है एंड बड़ा बेंच चाहे तो इस बेल को कंटिन्यू कर सकता है या नहीं कर सकता। पीएमएलए एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई सेक्शन 19 के तहत। वो ये कहता है कि अगर ऑफिसर को ये किसी भी कारण से लगता है या ये बिलीव करता है कि वो सस्पेक्टेड है और उसने गलत काम किया है, इसी के ऊपर पूरा का पूरा इन्होंने 64 पेज का ऑर्डर शीट आई है जी एंड पूरा का पूरा जो मैक्सिमम फोकस रहा रीजन टू बिलीव वेदर ही इज ए कल्प्रिट और नॉट। अब वो रीजन टू बिलीव के ऊपर बहुत बड़े आर्गुमेंट हुए हैं जिसको समझते हुए और मामले की कहते हैं ना नाजुक चीज को समझते हुए उन्होंने इस बड़े बेंच को मामला रेफर कर दिया है और अब फैसला आना बाकी है। यहाँ पे ये कहना बड़ा गलत होगा कि बड़े बेंच पर तो निगाहें रहेंगी, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई का मामला भी है, जिस हिरासत में वो अभी हैं, अगर 25 जुलाई तक जो हिरासत बढ़ाई गई है मामले से ही बर्खास्त किया गया है, ईडी के मामले से ही उनको बेल मिली है। सीबीआई का मामला तो चल ही रहा है, सीबीआई के मामले की भी जानकारी अभी चल रही है। बिल्कुल देखिए, 25 जुलाई तक वो हिरासत में रहेंगे, उनकी जो हिरासत बढ़ा दी गई है। अगर उसमें राहत मिलती है तो क्या माना जाए कि केजरीवाल की मुश्किलें आगे कम हो सकती हैं, या फिर जो बड़ी बेंच फैसला करेगी उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा? बिल्कुल बड़ी बेंच के ऊपर फैसला निर्भर करेगा और सीबीआई ने अगर केस किया है तो सीबीआई अपनी दलीलें देंगी। अभी तक तो ईडी का मामला चल रहा था, तो ये कहना कि उनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी बड़ा ही गलत होगा। अभी ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। चलिए ठीक है, देखिए क्या कुछ बड़ी बेंच इसमें आगे सुनवाई करती है, फैसला सुनाती है, भी देखना महत्वपूर्ण। आप पर लौटूंगा गगन जी में। सीधा प्रवीण जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सत्य की जीत हुई है। तमाम तरीके से आप भी कह रहे हैं कि अपराध मुक्त होना नहीं होता है अगर जमानत मिल गई है, अंतरिम जमानत मिल गई है। तो जो आम आदमी पार्टी के तर्क है और जो बयानबाजी देखने को मिल रही है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए ऋषभ जी, जब ये सरकार आई थी जनता को बेवकूफ बना के, भोली भाली जनता की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करके, तो इनके जो मुद्दे थे उन मुद्दों पे ये आए नहीं। आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने, यानी कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ने आए थे, लेकिन उल्टा उसी में लिप्त हो गए। और अगर आज की डेट में बात करें तो ये इतने सारे स्कैम में फंसे हुए हैं, किस किस स्कैम से निकलेंगे? जिस तरह से ये बात करते हैं सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते बोलने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसको अपने ऊपर धारण ना करें। कितने घोटाले आप कर चुके हो, चाहे वो टैंकर माफियों का घोटाला हो, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे उसके अलावा जो इन्होंने मेडिसिन के ऊपर घोटाले किए, नकली दवाइयां जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में चलाई, जनता की स्वास्थ्य के साथ में इन्होंने खिलवाड़ किया। तो इतने सारे स्कैम्स हैं, किस किस स्कैम से बचेंगे? अभी तो ईडी का चल रहा है, सीबीआई के माध्यम से ये अभी भी जुडिशियल कस्टडी में 25 जुलाई तक है, और आगे भी क्या होगा, जैसे जी ने बताया कि अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए ये सारी चीजें देख के मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से इनको बोलना चाहिए। सत्यमेव जयते पे अमल भी करना चाहिए, क्योंकि जब ये दिल्ली के अंदर आए थे तो अपने आप को कहते थे कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, और दिल्ली के बेटा क्या ऐसा होता है कि 60 साल के बुजुर्गों को इन्होंने 10 साल में एक भी पेंशन नहीं दी। जितनी भी विडो लेडीज उनको इन्होंने आज तक कोई पेंशन नहीं दी। 10 साल में कोई भी नया राशन कार्ड नहीं बना। इतने सारे इनके घोटाले हैं। अभी एक एक करके घोटाले जब सामने आएंगे तो इनको तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। ये किस तरह से अपने आप को कहते हैं कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। इन्होंने तो दिल्ली को भी नहीं छोड़ा, तो लंदन की तो बात ही छोड़िए। लेकिन प्रवीण जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार और बीजेपी राजनीतिक हथियारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसकी वजह है कि लगातार केजरीवाल को फंसाने की साजिश की जा रही है। केजरीवाल जी को कोई नहीं फंसा रहा, उनकी बुरी नीयत,
उनकी बेईमानी, ये सब उनको फंसाने के लिए तैयार है। जितने स्कैम किए वो उन्हें फंसा रहे हैं। और इस तरह के जो ये एलिगेशन लगाते हैं, इनके जो एलिगेशन है बिल्कुल गलत है। इनको मुख्य रूप से कोर्ट के अंदर ये एडमिट कर लेना चाहिए कि जो जितने भी स्कैम किए हैं ये लिप्त हैं उसमें। क्योंकि जमानत देने का मतलब एक्विटल नहीं हो जाता। जब तक ट्रायल चल रहा है, लास्ट में जब उसकी जजमेंट आती है तब बात की जाती है सत्यमेव जयते, और ये अभी से ही सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से इन्होंने दिल्ली को लूटा है, बर्बाद किया है, इतने सारे घोटाले किए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रवीण जी, आप जी देश में ही अपना आपको नेशनल पार्टी के मुखिया कहते हैं, तो मुखिया के अंदर तो नैतिकता भी नहीं है। एक नैतिकता के आधार पे इंसान चलता है। थोड़ी बहुत शर्म बची थी तो कम से कम इस्तीफा देके जाते, लेकिन वो शर्म भी नहीं थे। एक ऐसे लालची इंसान दिल्ली की गद्दी पे आके बैठ गए हैं जिनको दिल्ली की परवाह ही नहीं है सिवाय अपनी गद्दी के। ये गद्दी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है। देखिए लगातार आप बातें कहती आई हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चुने हुए नेता हैं अरविंद केजरीवाल, वो चाहे तो मुख्यमंत्री रहें, ना चाहे तो वो ना रहें। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि अगर जिनको जमानत मिली है, अंतरिम जमानत दी गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपराध मुक्त हो गए हों। तमाम तरीके से आप जो तमाम बातें कह रहे हैं उसको लेकर तर्क भी बीजेपी दे रही है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया फिलहाल का जो सिनेरियो बना है? सबसे पहले तो ऋषभ जी आपको नमस्कार जी, मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, जिनके साथ हम मन साझा कर रहे हैं, और सभी श्रोतागण जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए ऋषभ जी, बीजेपी एक झूठे और बेशर्मों की पार्टी है। और ये जो मतलब जिसे कहते हैं ना, हमने कहा था चौथी पास राजा, वो सही बात है। इनके प्रवक्ता भी इस तरह की अनपढ़ी और जाहिलियत वाली बातें करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं बताता हूँ होता क्या है। हमने डे 1 से, जब पहली बार ये सो कॉल्ड लिकर स्कैम की शुरुआत हुई थी, हमने पहले दिन से बोला था कि ये एक मनगढ़ंत घोटाला है। चवन्नी भर के भी कोई घोटाला नहीं हुआ है। 1% 1 रुपए तक की रिकवरी आज तक न ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या जी कह एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट इनकी दे नहीं पाई है। मगुमटा रेड्डी, जिनके बयानों की बार बार चर्चा हुई थी, मगुमटा रेड्डी जी के जो पुत्र थे राघव रेड्डी, 10वीं बार उन्होंने जाके अरविंद केजरीवाल का बयान लिया और 9 बार लगातार वो इस बात से मुकरते रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई भी शामिल नहीं, सीएम शामिल नहीं है। 10वां बयान उनका ईडी उठा के ले आती है और दिखाती है कि देखो ये बोल दिया, और 9 बयान छिपा देती है। उसी एवज में उनके पिताश्री मगुमटा रेड्डी को एनडीए की पार्टी से टिकट मिलता है और वो जीतकर एमपी बनते हैं। तो इस देश में, इस देश की जनता, दिल्ली की जनता बहुत होशियार है, वो देख रही है। लेकिन वैभव जी, इसमें सत्यमेव जयते कह देना कितना उचित हो जाता है? और साथ ही क्योंकि कानूनी प्रक्रिया लगातार चल रही है, आप पहले से ईमान बैठे कि सत्य की जीत हुई है। राघव, ऋषभ जी, एक सीन मैं और ऐड करूंगा 30 सेकंड में अपनी बात। जहां तक आज के केस की बात है, जस्टिस खन्ना ने बहुत क्लियरली एक स्टेटमेंट दिया था अपनी ऑब्जर्वेशंस में कि वी हैव आल्सो हेल्ड दैट मियर इंटेरोगेशन डजंट अलाउ यू टू अरेस्ट, दिस इज नॉट अ ग्राउंड अंडर सेक्शन 19। सेक्शन 19 और सेक्शन 45 जो पीएमएलए का चैलेंज, इटसेल्फ चैलेंज है लार्जर बेंच को सुप्रीम कोर्ट में, उसमें स्पष्टता से जस्टिस खन्ना ने एक बात कही है कि आपको किसी को अरेस्ट करने का अधिकार है। इसका मतलब आप किसी भी रूप में अरेस्ट नहीं कर सकते। आपको थोड़े दिन पहले की मैं याद दिला दूं कि राउज एवेन्यू लोअर कोर्ट में जब यहाँ के जजेस ने एक बात बोली कि ये पूरा का पूरा लेकर स्कैम एक षड्यंत्र दिखता है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं जिससे कि ये साबित हो कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी, किसी का भी लिंकेज इस सो कॉल्ड लिकर स्कैम पे हो। और हम आपको चैलेंज करके डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं किस तरह से एक आदमी इनको चंदा देता है और उसके कुछ ही दिन बाद वो आदमी रिहा हो जाता है, प्रूवर बन जाता है। तो मनी ट्रेल तो आम आदमी पार्टी बता रही है कि बीजेपी के पास चंदा चोर, बीजेपी के पास किस तरह की मनी ट्रेल जा रही है। 1 रुपए का भी मनी ट्रेल अभी तक ईडी, सीबीआई, आईटी कुछ नहीं दे पाई है, और ये चिल्ला रहे हैं कि लिकर स्कैम हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ बीजेपी झूठों और जी के पास जाऊंगा। उससे पहले प्रवीण जी, एक क्विक रिएक्शन आपका। जब वो लगातार ये कहते हैं कि आप 1 रुपए भी आपने नहीं बता पाए, कहा वो जो पैसा आपका आरोप लगाते हैं कि गोवा चुनाव में खर्च किया गया 45 करोड़ रुपए, या फिर जिस पैसे की रिकवरी कहाँ है, तमाम बड़े सवाल जो आम आदमी पार्टी पूछती है, यहां से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। देखिए ऋषभ जी,
अगर इनके मन में कालापन नहीं था, ये चोर नहीं थे, तो बार बार सम्मन भेजने के बाद भी जब ईडी इनको बार बार सम्मन भेज रही थी, तो ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे थे? ठीक है, वो ये कहते थे कि गैर कानूनी तरीका है, इस तरीके से वो, इसलिए वो, जी बिल्कुल, उनका तर्क दिया है उन्होंने, तर्क वो देते आए कि गैर कानूनी तरीके से उनको सम्मन भेजे जा रहे थे, इस वजह से वो हाजिर नहीं हुए। देखिए, गैर कानूनी तरीके से जो मुझे सम्मन की बात करते हैं, ये इनको भी पता है कोर्ट का क्या प्रोसेस होता है जब किसी को भी बुलाया जाता है, किसी पे शक होता है या इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि ये बंदा भी इसमें इन्वॉल्व है, इतने करोड़ का घोटाला हुआ है, 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का मतलब यही होता है कि पूछताछ के लिए बुलाना। लेकिन इस पर तो जवाब देना होगा ना प्रवीण जी की जो रिकवरी है वो कहाँ है, रिकवरी क्यों नहीं हो पाई है? देखिए, नो सम्मन के बाद ये अरेस्ट होते हैं। बात है रिकवरी की, तो रिकवरी का भी जितना भी ईडी ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है, सारा उनकी चार्जशीट में है। ये एक ट्रायल का मैटर है कि रिकवरी है या नहीं है, क्योंकि ट्रायल के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। और फिर दूसरी बात ये, जो 100 करोड़ का घोटाला था, वो पैसा कहाँ चला गया? वो इन्होंने गोवा के इलेक्शन में लगा दिया। अच्छा प्रवीण जी, कंफ्यूजन ये भी रहती है, 100 करोड़ का घोटाला है, 1000 करोड़ भी इसे कहा जा रहा था, इसको लेकर थोड़ी स्पष्टता कीजिए। उससे पहले मनीष सिसोदिया जी, उधर इनके जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो अरेस्ट हुए, और जो पैसे का लेन देन हुआ, जो भी ट्रांजेक्शन हुई, वो सारा का सारा रिकॉर्ड ईडी के पास है। इनकी जो भी ट्रांजेक्शन होती है, जो भी इनकी फोन पे बात होती है, कितना पैसा आना है। ठीक है प्रवीण जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन देखिए इससे पहले जब हाईकोर्ट ये मामला पहुंचा था, हाईकोर्ट ने कहा था 9 अप्रैल को कि जिस तरीके से लगातार 9 समन केजरीवाल जी को भेजे गए, उसके बाद वो सुनवाई करने नहीं गए, उन पूछताछ में शामिल नहीं हुए, इस वजह से उनको ये जो गिरफ्तारी थी वो सही करार हाईकोर्ट ने दी थी। तो ये तो उन्होंने पूरा तर्क बताया है इससे लेकर। ऋषभ जी, मेरे ऋषभ जी, ठीक है ऋषभ जी, जहां तक सम्मन्स पे जाने की बात है, सम्मन्स पे हाजिर रहने की बात है, मैं बहुत आपकी जानकारी और सभी श्रोतागण की जानकारी में लाना चाहूंगा। सीबीआई ने पहला सम्मन भेजा था, दूसरा सम्मन भेजा था, अरविंद केजरीवाल तुरंत पहुंच गए थे। 9 घंटे बैठ के सुबह से शाम तक उनकी पूरी जांच पे उनका सहयोग किया था। हम ईडी का सम्मन जो आया था, हम अपने अधिकार का प्रयोग करके उनसे बार बार पूछ रहे थे, आप किस कैपेसिटी में बुलाना चाह रहे हैं? एज अ मुजरिम बुलाना चाह रहे हैं, एज अ गवाह बुलाना चाह रहे हैं, एज अ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी बुलाना चाह रहे हैं, और एज अ दिल्ली सीएम? क्योंकि इन्होंने, ईडी ने अपने बयान को अलग अलग कभी बोला है कि सीएम इसमें इन्वॉल्व थे, कभी कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल कन्वीनर की भूमिका में अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व थे। तो हमारा पूछना यह हक था कि आप किस कैपेसिटी में आप हमको बुलाना चाह रहे हैं, ताकि हम जवाब दे पाए। जहां तक मैं, प्रवीण जी भी बार बार बोल रही हैं अपनी बातों को कि यहाँ पर 100 करोड़ का लेन देन हुआ। मैडम, आपको मैं याद दिला दूं, मनोज तिवारी जी ने पहली बार जब लिकर स्कैम कहा था, तो उसमें बताया था हजारों करोड़ का घोटाला है। उसके बाद इनके केंद्रीय मंत्री 500 करोड़ पे आए, 480 करोड़ पे आए, 100 करोड़ पे आए, 45। आज तक भाजपा के लोगों को ये तक पता नहीं है कि अमाउंट कितना ट्रैक्ड है। तो इस तरह से, इसलिए कहता हूं मैं, अनपढ़ों और जाहिलों की पार्टी है। सारे स्कैम की बात की जाए ना, तो रुपए, फिर से मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक भी रुपए कहीं भी ये ट्रैकिंग दिखा, कोई ट्रेल दिखा दे, कोई भी रिकवरी दिखा दे, भाजपा ट्रेल दिखा दे, 1 रुपए का भी ट्रेल दिखा दे, रिकवरी दिखा दे कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल तर्क रखते आए हैं। मैं चाहूंगा गगन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ी स्पष्टता आप मैं चाहूंगा लाएं, क्योंकि जिस तरीके से कानूनी दावपेच का सवाल है, तो कौन कौन से दावपेच फंसे हुए, जिसके चलते मामला लगातार खिंचता चला आ रहा है? क्या केजरीवाल की जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि ये पूरा घोटाला हुआ है, इसको लेकर जांच की जा रही है, 100 करोड़ की बात सामने आती है, ये तर्क जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं? क्योंकि जनता में लगातार कंफ्यूजन है कि अगर आम आदमी पार्टी कहती है रिकवरी नहीं हुई है, साजिश की जा रही है, तमाम तरीके से राजनीतिक हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है, आप क्या कानूनी दावपेच के जरिए देखते हैं, क्यों ये मामला इतना लंबा लटका हुआ है? और क्या कुछ समस्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आ रही है उनको जमानत मिलने में? और अगर जमानत कहें कि नहीं मिलती है उनको, अगर सजा होती है, अपराधी उनको आगे घोषित किया जाता है, तो इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? और क्या कुछ आगे जो कंफ्यूजन है उसे कैसे दूर किया जा सकता है? सर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि जब भी कोई केस फर्जी तरीके से बनाया जाता है, तो किसी भी हाई कोर्ट की बेंच में जाओ या सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जाओ, मात्र 30 सेकंड के अंदर केस डिसमिस हो जाता है। अगर केस एक्सेप्ट हो गया है और उस पर नोटिस इशू हो गया है और उस पर कार्यवाही चल रही है और आज भी ये केस बड़े बेंच को रेफर हुआ है,
तो ये कहना कि इस केस में कोई घोटाला ही नहीं हुआ, केवल एक बदले की भावना से केस पार्टियां कर रही हैं, तो ये बड़ी एक बचकानी सोच है, या मैं कहूंगा कि एक पार्टी की मजबूरी है कि जनता तक ऐसा मैसेज पहुंचाना। मैं इस समय किसी पार्टी के फेवर में नहीं बोल रहा, अगर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी होती, कोई होती, मेरा बातचीत एक कानून के दायरे में रहता। आप लोग अपनी पार्टी के अंदर जिसको डिफेंड करना करिए, लेकिन अगर कोर्ट में कोई चीज परमिसिबल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है, और ये कहना कि ये बेबुनियाद चीजें हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मामला तहकीकात के अंदर चल रहा है, मामले की सुनवाई चल रही है, सभी इसमें टाइम लगा रहे हैं, तो कुछ तो फाइंडिंग्स ऐसी रही होंगी जो जजेस ने कोर्ट को एक्सेप्ट किया, else it would have been dismissed on the very same day. Point number 1. Point number 2, मैं एक प्रश्न सभी पार्टी से पूछूंगा कि अगर कोई बेंच केस को, जमानत को दे देती है, तो हम इस बात पे आ जाते हैं कि हम बेकसूर हैं। लेकिन आज से कुछ दिन पहले जब हाई कोर्ट ने केस जमानत को रिजेक्ट किया था, तो क्या हमने कहा था कि नहीं, हम हमने हमारा कसूरवार है, हम इसके अंदर गिल्टी हैं? तो एक बेल के तहत ये फैसला सुना देना कि हम गिल्टी हैं या नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसे केसेस सभी पार्टीज में हैं, चाहे ए पार्टी है, चाहे बी पार्टी है, चाहे सी पार्टी है। कानून के दायरे के अंदर अगर कोई चीज आ रही है तो वो तहकीकात के अंदर चल रही है, और जजेस का काम है तह तक जाना और अपना इंसाफ करना। अगर बाय चांस आम आदमी पार्टी कहती है कि नहीं, बीजेपी अपनी किसी तरीके की बदले की भावना से केस कर रही है, तो ये चीज दूध का दूध पानी का पानी जजेस करके रहेंगे, न्याय सबको मिलके रहेगा, जनता के सामने क्लियर पिक्चर रहेगी। और आज भी जब उन्होंने बेल दी है, तो उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं कि एक तो आप अपने ऑफिस को एक्सेस नहीं करेंगे, दूसरा नंबर, इस मामले में आपको कुछ भी स्टेटमेंट देने का अधिकार नहीं है, आप केवल उसी दस्तखत पे साइन करेंगे जिसपे एलजी के भी क्रॉस साइन होने हैं। तो एक तरीके से वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे या न दे, मंत्री की पावर बाहर आते हैं, उनकी खत्म हो जाती है, वो ऐसा नहीं उसी पदवी से उसी सेम तरीके से काम कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। और जब तक मामले की पूरी सुनवाई ना हो, तो इस पे किसी भी तरीके की स्टेटमेंट देना गलत या सही, आप ये मान के चलिए। बिल्कुल, देखिए गगन जी, निश्चित कुछ ना कुछ अगर वजह है, तभी ये मामला लगातार लटका हुआ है, लगातार इसको लेकर ऑर्डर के अंदर। बिल्कुल, देखिए वैभव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल वैभव जी, देखिए जिस तरीके से अब कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो रहा है केस में, जब भी वो इतने समय लग रहा है उनको, लगातार वो जेल में है, लेकिन ये कह देना कि सत्य की जीत हुई है, सवाल इस पर आ बैठता है। और दूसरी बात जो आपने चर्चा की है, इससे पहले राउस रेवेन्यू कोर्ट ने भी उनको जमानत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। तो अभी तो आगे बेंच कहें कि बड़ी बेंच पर मामला गया है, तो अभी से इतना जश्न मनाना और ये कहना कि सत्य की रिजेक्ट होगी, आज फिर मिल गई, तो ये मीडिया ट्रायल करना या आपस में डिस्कशन करना पॉइंट नहीं। बट हाँ, डिबेट है तो मैं समझ सकता हूँ, बीजेपी के भी वक्ता कुछ बोलेंगे, आम आदमी पार्टी के भी वक्ता कुछ बोलेंगे। ठीक है वैभव जी। ऋषभ जी, मैं फिर से बोल दूं कि पहली बात तो आम आदमी पार्टी हर न्यायपालिका का दिल से सम्मान करती है, और जो भी न्यायपालिका के जो भी उनके ऑर्डर्स रहे हैं वो सारे सिर्फ थे। आपसे फिर से ये बात कर रहा हूं, जो इन्होंने जो पीएमएलए कानून को जो संशोधन किया था, जिसका इन्होंने ग्रॉस मिसयूज किया, और केवल आम आदमी पार्टी नहीं, इन्होंने विपक्ष की सारी पार्टियों को खत्म करने की, तोड़ने की कोशिश की। तोड़ के अजीत पवार का आपको याद होगा किस तरह का कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक घोटाला, 70,000 करोड़ का, प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के उनके गले की नसें फट गई थी। प्रधानमंत्री जी हर रैली पर जाके उन्होंने अजीत पवार का नाम चोर चोर कह के वो संबोधित करते थे। ठीक है, देखिए मुझे लगता है आप तर्क देते हैं, समय हमारे पास कम है, समय कम। पीएमएलए का ईडी का केस हुआ तो अजीत पवार ने अपनी पार्टी को तोड़वाकर बीजेपी को सपोर्ट दिया। यही काम उन्होंने अशोक चौहान के साथ किया, और ना जाने ऐसे कितने लीडर्स के साथ किया। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो बार बार कहा, ये बीजेपी माइंडसेट क्या बनाना चाहती है। बीजेपी ये माइंडसेट बनाना जो अभी हमारे काबिल हमारे ठीक है, देखिए समय कम है। प्रवीण जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से वैभव जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का माइंडसेट बनाना चाहती है कि जो सबसे ईमानदार छवि का नेता रहा, अब वही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, इस तरह की रणनीति पर काम किया जा रहा है। प्रवीण जी। जी देखिए, अभी जो बातें कर रहे हैं, मैं इनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप कांग्रेस के बारे में आप बताइए कि आप कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे दिल्ली के अंदर, आप कैसे घोटालों में लिप्त हो गए? आपके ऊपर इतने सारे एलिगेशन यूं ही नहीं लगे हैं।
चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि विस्तृत चर्चा इस पर हो सकती है, लेकिन ठीक है प्रवीण जी, बिल्कुल समय हमारे पास कम है, समय हमें इतनी परमिशन देता है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा वैभव जी आपका, प्रवीण जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, और गगन जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को फिलहाल ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली है, अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और साथ में अभी सीबीआई का जो न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल है उस मामले को लेकर अभी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। 25 जुलाई तक उनको हिरासत बढ़ाई गई है। आगे देखना महत्वपूर्ण होगा कि कब तक उनको राहत मिलती है, और राहत मिलती है तो क्या मुश्किलें कम भी होंगी या फिर मामला चलेगा और कई और कानूनी दांवपेच देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।